हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो आज हम इस सेशन में यूपी टेट के सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि कौन सा प्रीवियस ईयर है 2017 का। ठीक है। पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने किया था 2018 वाला प्रीवियस ईयर, और उससे पहले किया था 2021 का। ठीक है, तो इसमें करेंगे हम 2017 का। ठीक है। देखिए, प्रीवियस ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे हमारी लगभग 50% कह सकते हैं हम तैयारी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ये पता लगता है कि क्वेश्चन का एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है ना, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रैक्टिस होती चली जाती है। फिर जब सामने से एकदम क्वेश्चन सेट आता है हमारे, तो देख के ऐसा नहीं लगता कि हाँ कुछ नया देख रहे हैं, क्योंकि पैटर्न हम पहले से ही समझ चुके होते हैं। ठीक है, तो लगभग अपनी 50% तैयारी पूरी करने के लिए आप ये प्रीवियस ईयर देखते रहिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है। कोई चीज सीखी जा रही है, तो वो वाला काल क्या कहलाता है जिसमें सीखने में कोई भी उन्नति ना हो। ठीक है। सीखने का वक्र, इसको कर्व भी बोलते हैं, लर्निंग कर्व। सीखने का पठार, स्मृति, या फिर अवधान। देखिए, जो वक्र होता है ना, वक्र एक तरह से दिखाता है इस तरह से कि जो सीखने की गति है ना, वो हमारी धीमी चल रही है या फिर एकदम उच्च है। सीखने की गति को बताता है वक्र। ठीक है। अगर यहाँ पे गति पूछा जाता ना, किसी सीखने की प्रक्रिया की जगह पे गति पूछा जाता, तो आंसर हो जाता वक्र। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं है, तो ये आ जाएगा इसमें सीखने का पठार। ठीक है। जो सीखने का पठार होता है ना, वो ब्लॉकेज दिखाता है कि कहाँ पे सीखने में कम, मतलब कहाँ पे सीखना बंद हो चुका है। सपोज आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन समझा दिया आपने, मैथ्स का सपोज क्वेश्चन समझा दिया, और उसी के आप उसको क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करने के लिए दिए जा रहे हैं, अगेन प्रैक्टिस वही दे दिया वही दे दिया। फिर तो बच्चे में बोर हो जाएगा, और दूसरी बात, उसकी सीख लर्निंग में कोई भी उन्नति नहीं होगी, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। जब तक आप उसको एक स्टेप पूरा कराया, अब उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने की बारी थी, लेकिन आपने उसी के प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, उसको नेक्स्ट स्टेप बता ही नहीं रहे, तो फिर वहां पे उन्नति रुक जाती है, एक तरह से अवनति हो जाती है। तो इसको बोलते हैं सीखने का पठार। इसमें लर्निंग का कोई वो नहीं होता, और अवधान मतलब एक तरह से रुकावट आ जाना, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सीखने का पठार। ठीक है, ये भी नहीं होगा बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, भाई बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है। ये तो सबसे पहले बच्चे याद कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मानसिक आयु गुना वास्तविक आयु, आयु आ जाएगा यहाँ पे। वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, और वास्तविक आयु गुना मानसिक आयु। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आंसर? तो वैसे इसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं, इसका आंसर सेकंड वाले का हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। ठीक है। ये भी गलत होगा, ये भी और ये भी। इसको लर्न करने की आपकी एक छोटी सी ट्रिक है। ऊपर लिखते हैं मेंटल एज। ठीक है, तो ऊपर माँ आ जाता है, नीचे आता है हमारा क्रोनोलॉजिकल एज, और फिर आ जाता है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। मेंटल एज को डिवाइड करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज से, जो वास्तविक आयु होती है, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका थर्ड वाले का पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कोहलर, ये आपका कोहलर होगा। और दूसरा है पावलव, तीसरा है थॉर्नडाइक, और फोर्थ है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट तो हो ही नहीं सकता, ये तो गेस्टाल्ट वादी के सिद्धांत में चला जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ना तो कोहलर होगा, ना पावलव होगा, और ना ही गेस्टाल्ट होगा। तो करेक्ट आंसर इज थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक की बात करें तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। इनके जो सिद्धांत का नाम है वो है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? इनका प्रयोग था बिल्ली के ऊपर। ठीक है। जो बिल्ली थी, मतलब बिल्ली बार बार प्रयास करने के पश्चात मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती थी, मछली के टुकड़े मिल जाते थे। तो थोर्नडाइक ने इस सिद्धांत में किस चीज पर बल दिया? इन्होंने दिया अधिगम एवं प्रयास के सिद्धांत पर। मतलब बार बार गलती होती है, बार बार सीखने का प्रयास किया जाता है और गलती होती है, लेकिन बार बार प्रयास के बाद भी वह सीखने में सफल हो जाता है। ठीक है। इसी वजह से इन्होंने इसका नाम रखा प्रयास और भूल का सिद्धांत। प्रयास करेगा, भूल होगी, दोबारा प्रयास करेगा, फिर भूल होगी, लेकिन बार बार प्रयास करने पर
जिस चीज के लिए प्रयास किया जा रहा है वो चीज प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज का सिद्धांत दिया है किन्होंने, थॉर्नडाइक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इनका प्रयोग है बिल्ली पर। नेक्स्ट है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं। देखिए जोड़े पूछा हुआ है, अगर डायरेक्ट गुणसूत्र पूछे तो आंसर बदल जाता है, लेकिन जोड़े पूछा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, 22, 23, 24 या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, पेयर्स में बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं, और डायरेक्ट गुणसूत्र पूछा जाता है तो वही 23 को डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भाई 2017 में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, एकदम मतलब याद करो और लगा दो आंसर। ठीक है, इसके ऑप्शन देते हैं, हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने और स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, इसका फोर्थ हो जाएगा स्किनर ने। ठीक है, ना तो हल ने दिया, हेगार्टी ने, ना थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का तो अभी देखा हमने, इसका करेक्ट आंसर है स्किनर का। ठीक है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्किनर के बारे में जानते हैं, इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, इन्होंने किया था चूहे पे प्रयोग, स्किनर ने। ठीक है, चूह इनका मतलब जो ऑब्जेक्ट था वो था चूहा, सब्जेक्ट कह सकते हैं चूहा था। ठीक है, चूहे पे इनका प्रयोग था। इन्होंने एक बॉक्स को जिसे स्किनर ने एक बॉक्स का प्रयोग किया था, जिसे इन्होंने मतलब यूज करने वाला एक ऐसा प्रैक्टिकल बॉक्स भी बोला था। स्किनर ने इस सिद्धांत के आधार पर जो पाठ्यक्रम था ना उसको सरल बनाने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं सिलेबस को सरल बनाने के लिए क्या कहा था, उसको छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो लर्निंग होती है ना वो प्रभावकारी हो जाती है, मतलब लर्निंग अच्छी होती है और जल्दी हो जाती है। ठीक है, ये था। तो इनका बस यही ध्यान रखना है मेन आपका कि इसका इनका प्रयोग किस पे था, चूहे पे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए डायरेक्ट पूछा हुआ है फिर से, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत। तो आपके आंसर नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अभिप्रेरणा का नहीं है, व्यक्तित्व का नहीं है, विकास का नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। आई थिंक ये वाला हमने 2021 में भी किया है क्वेश्चन, एक बार देखना इसको। ठीक है, तो बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान मतलब मॉडल किसने दिया हुआ है। तो 7 के ऑप्शन देख लेते हैं, कैटल ने, थॉर्नडाइक ने, बर्नन ने या स्किनर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटल ने। ठीक है ना, इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टलीय क्रिस्टलाइजेशन मॉडल। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण हेतु। देखिए आपके 4 क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ ले रहे हैं, थॉर्नडाइक का पूछ लिया, स्किनर का पूछ लिया, और ये वाला पूछ लिया लिक्विड क्रिस्टलाइजेशन मॉडल कितना है, और एक और हमने पहले किया। तो 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछे गए हैं, मतलब थ्योरी देके, या तो राइट इसके ऑनर का नाम पूछ लिया, फिर ऑनर देके उसके थ्योरी का नाम पूछ लिया। ठीक है ना, तो ये चीज आप डायरेक्ट ही लर्न करिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एट्थ के। फर्स्ट ऑप्शन इज समझ, सेकंड इज अनुप्रयोग, थर्ड इज सृजनात्मकता एंड फोर्थ इज समस्या समाधान। तो एट्थ का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सृजनात्मकता। ठीक है, क्रिएटिविटी। समझ नहीं होगा, अनुप्रयोग नहीं होगा और समस्या समाधान नहीं होगा। जस्ट अ मिनट, एक मिनट बस टाइम ले लेते हैं। सर एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। चलिए गोलमैन को देखते हैं, भी देखिए डायरेक्ट पूछ लिया, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि। तो 9th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, ये आपके तीनों रॉन्ग हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर है संवेगात्मक बुद्धि। तो गोलमैन किससे रिलेटेड है, संवेगात्मक बुद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन शेष से भिन्न है। ठीक है, शेष से भिन्न अलग कौन सा है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ठीक है ना, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत और सामान्यकरण का सिद्धांत। देखिए इसमें पूछा हुआ है, 3 ऑप्शन आपके एक जैसे हैं, तो एक कौन सा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपका अलग हो जाएगा, ये रहा ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, ये आपका डिफरेंट है। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके सिद्धांत हैं और ये वाला सबसे अलग है इनमें से।
11 देखते हैं, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, तो ऑप्शन देखते हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, न्यूनतम स्तर होता है ज्ञान। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण इनमें से किसका होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का? कोई सा भी अधिगम अंतरण दे दो, ये सही है। 12th का देखते हैं, चलिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो क्षैतिज तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ठीक है, अधिगम का पठार हमने अभी देखा था पीछे क्वेश्चन में, तो इनमें से कौन सा उसका कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, या फिर ज्ञान की सीमा। नहीं पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। तो 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। देखिए, प्रेरणा की सीमा ये कारण है, क्या पूछा हुआ है? कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो ये हमारा कोई भी कारण नहीं होता। ठीक है, विद्यालय का असहयोग, तो इसलिए करेक्ट भी हो जाएगा, बाकी के रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 14, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। डायरेक्ट कथन पूछा हुआ है, कथन किनके द्वारा दिया गया है? इसमें समझने का कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट देखेंगे इसका आंसर। गिब्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर और क्रॉनबैक। तो आपका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गेट्स व अदर्स। ठीक है, ये तीनों आपके रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बिने, बिनेट का परीक्षण मापन किस चीज का करता है? ठीक है, बिने ने बुद्धि परीक्षण के लिए जाने जाते हैं। तो बिनेट का जो परीक्षण है वो किस का है? देखिए, मैंने आंसर ही बता दिया डायरेक्ट, व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका 15 का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, व्यक्तित्व के लिए नहीं, पढ़ने की दक्षता के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया? मतलब दो तरह के बालक होते हैं, एक तो इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो मतलब आसपास की अपनी सोसाइटी से, लोकेलिटी से दूर रहते हैं, जो अपने अपने में ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जिन्हें दूसरों से घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो एक तरह की डिसेबिलिटी भी हो सकती है बच्चे में इसका कारण। ठीक है, और दूसरे होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बच्चे, मतलब एक्सट्रोवर्ट बच्चे, जो सभी के साथ घुल मिलकर रहना पसंद करते हैं, अपनी सोसाइटी के साथ इंगेज होना पसंद करते हैं, आसपास के बच्चों के साथ में घुल मिल जाते हैं। तो ये मतलब क्लासिफिकेशन है, मतलब इन वाले बच्चों को अलग क्लासिफाइड किया जाता है, इन वाले बच्चों को अलग क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये वर्गीकरण किसने दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। तो 16 पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फ्राइड, जुंग, मन, या फिर ओलपोर्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुंग। ठीक है, वर्गीकरण दिया आपका अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जुंग ने। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। देखिए, आपके क्या कहते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ऑप्शन भी देख के आप क्वेश्चन से रिलेट करके एकदम से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो 17 का आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। सामाजिक विकास को तो वही प्रभावित करेगा ना जो सामाजिक परिवेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, आर्थिक तत्व प्रभावित नहीं करेगा, शारीरिक नहीं। देखिए, करते तो सभी हैं, लेकिन सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला पूछा हुआ है स्पेसिफिकली, तो इसलिए समाज से ही रिलेट करके इसका आंसर लगाना है। ठीक है, वंशानुगत नहीं होगा। ये शो इसमें गलत दिया हुआ है, ये वाला बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ठीक है, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम पूछा हुआ है। तो 18 का देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन देखते हैं, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, और कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, ये इसका प्रमुख नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत,
समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो बताइए कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। नहीं, कौन सा नहीं है, पहले वाला नहीं है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से कथन पूछा हुआ है, अगेन कथन देखते हैं क्या है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप, ठीक है, ये कथन किसने दिया है? गैसल ने दिया है, हरलॉक ने दिया है, मैरेडिथ ने दिया है, डगलस और होलैंड ने दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैसल। ठीक है, आपका ये दिया हुआ है गैसल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? 2021 वाला जो हमने सेट किया था उसमें ये आई थिंक पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों को किसने 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है? ऑप्शन देखते हैं, ड्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्थ। ठीक है, तो इसका बहुत इजी आंसर है 21 का हो जाएगा टू। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी हुई है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि बच्चे में जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो 14 प्रकार की होती हैं। बहुत सारे लोगों का इसमें अलग अलग मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, किसी दूसरी वस्तु वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? अगेन कथन पूछ लिया। ऑप्शन देखते हैं, डम्बिल का, रॉस का, मन का या मैकडूगल का। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू, रॉस का। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन रॉस का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ठीक है, सीखने के कुछ नियम होते हैं तो उनके मुख्य नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये भी थॉर्नडाइक के, देखिए अभी किया था ये हमने 2018 वाले में ये बताया था। जो थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए हुए हैं, उनके पहले नियम के अंदर ये गौण नियम आते हैं, 3 नियम आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, तीनों गौण नियम है ये। ठीक है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, तो 23 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ठीक है, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ये क्वेश्चन भी हम दोबारा कर रहे हैं, कोई से प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2018 या 21 में से देखिएगा आया हुआ है। देखिए इसी 17 वाले में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बता दिए जो कि हमने पहले भी किए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं। ठीक है ना, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना अच्छे से प्रिपरेशन करके चलिए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विकारक। ठीक है, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक, ये अलग अलग लोगों ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो द्विकारक पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, बर्नन और स्टर्न। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। ठीक है, जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन एंड अगेन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, देखिए कुछ थ्योरीज के नाम दिए हुए हैं और आगे उनके प्रतिपादक के नाम दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। इनके अकॉर्डिंग सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है। ठीक है, बिल्कुल। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। और सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है। तो भाई इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा? हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो मतलब ये वाला गलत है, सीखने का समग्र सिद्धांत हल का नहीं है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर का है और क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का। देखिए इसी एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन लर्न हो गए हैं, थॉर्नडाइक का कौन सा है, पावलोव का कौन सा है, स्किनर का कौन सा है, लेकिन हल का सीखने का समग्र सिद्धांत नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है 27। तो 27 के पहले ऑप्शन देख लेते हैं, क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस और वुडवर्थ।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का गाल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी तीनों रॉन्ग है। सुजनन शास्त्र के पिता गाल्टन। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। जो मतलब पर्सनालिटी के क्लासिफिकेशन होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो ग्रंथियों के आधार पर कितने तरह की होती है पर्सनालिटी। तो ये किसने चर्चा की है इस पे? क्रैशमर ने, युंग ने, कैनन ने, या फिर स्प्रेंजर ने। तो आपका 28 का सिस्टम, तो 28 का ऑप्शन थे हमारे क्रैशमर, युंग, कैनन और स्प्रेंजर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रैशमर ने। मतलब जो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार है उन पर चर्चा की है क्रैशमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सृजनात्मकता के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। कॉल एवं ब्रूस का, ड्रेवल का, डिहान का, क्रो एवं क्रो का। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। विद्रोही की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति। ठीक है, विद्रोहीकरण कौन सी अवस्था में देखा जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। देखिए, अवस्थाएं हर एक मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने अकॉर्डिंग इनका जो काल रखा है वो अलग अलग रखा है। ठीक है, हर लोग की इसमें इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बाकी हम एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ये हो जाएगी आपकी मध्य किशोरावस्था से संबंधित। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें भी हमने 30 के 30 क्वेश्चन सीडीपी के कंप्लीट कर लिए हैं। और ये वाला सेट कौन सा था हमारा? 2017 का। नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे हम 2016 का प्रीवियस से। ठीक है, आने वाली वीडियो में। तो इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि इनमें से भी देखिए 3 में ही हमें रिपीटेड क्वेश्चन मिल चुके हैं, इन 3 सेट में ही। तो आगे भी इसी तरह से रिपीटेड क्वेश्चन आते रहेंगे। तो सबसे पहले आप तैयारी इनकी कीजिएगा, बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइएगा। तो इससे भी हमारी लगभग 50% तैयारी पूरी हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।